Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to start a new chapter, that is chapter 16, derivatives of hydrocarbon. So without any delay, let's start the chapter. It was once believed that we could obtain carbon containing substances such as sugar, starch, camphor, urea, etc. only from living organism, because only this organism contain the vital process necessary for their synthesis. Therefore, the branch of chemistry which deals with these compounds was known as organic chemistry. But in 1828, German scientist Friedrich Wöhler used ammonium cyanide, an inorganic compound, to synthesize urea, an organic compound found in human urine. The laboratory synthesis of urea proved that vital force was not needed in the production of organic compounds. This was the first time that an organic compound, urea, was synthesized from an inorganic compound, ammonium cyanide. देखिए क्या बोल रहा है, ये ऐसा माना जाता था जो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन किस में होता है, तो आपका शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, यूरिया, कैम्फर, ये सारी चीज़ों में कार्बन कंटेनिंग मतलब कार्बन होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कार्बन कंटेन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, ऐसा पहले माना जाता था, क्योंकि उनको सिंथेसाइज करने के लिए मतलब जो ऑर्गेनिज्म उनको सिंथेसाइज करने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही वो सिंथेसाइज हो पाता है। इसीलिए ये मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में ऐसे मतलब आपका कार्बन वाले कंपाउंड के साथ में डील कर रही है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्या है, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से डील करती है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन 1828 में जर्मन केमिस्ट थे फेडरिक वोलर, उन्होंने अमोनियम साइनेट से, ठीक है, अमोनियम साइनेट जो कि क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको सिंथेसाइज करके यूरिया बनाया, जो कि यूरिया एक क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। ये जो लेबोरेटरी में जब यूरिया को बनाया गया विदाउट किसी भी वाइटल फोर्स की ज़रूरत के बिना, तो ये क्या था, ये पहली बार ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सिंथेसाइज किया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट आपको फेडरिक वोलर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। Frederick Wöhler, 1800 to 1882, a German chemist, is known for being the first person to synthesize an organic compound from an inorganic compound by making urea in the laboratory. He dealt a mortal blow in the vitalistic force theory, which said that a vital force was necessary to produce the compounds found in living organisms. Along with Liebig, Wöhler studied the oil of bitter almonds and worked with other scientists on finding a method for the separation of silicon and beryllium from their mixtures. He also played an important role in the synthesis of calcium carbide and silicon nitride. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फेडरिक वोलर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर पिक्चर है। 1800 से 1882 के बीच में ये इनका जन्म और डेथ हुआ था। ठीक है, एक जर्मन केमिस्ट थे, इनको जाना जाता है कि ये पहली बार उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया यूरिया को बनाया था उन्होंने। अब उसके बाद में मतलब उन्होंने क्या किया था, डील किया था वाइटलिस्टिक फोर्स थ्योरी के साथ में भी इनको मोर्टल ब्लो मिला था। यहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया था कि वाइटल फोर्स ज़रूरी नहीं है कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीबेग और वोलर दोनों ही ने क्या किया, स्टडी की थी ऑयल ऑफ बिटर आमंड्स की, और साथ में वर्क किया था कुछ सेपरेशन, मतलब सिलिकॉन और बेरिलियम के सेपरेशन को अलग अलग करने के लिए इन्होंने यहाँ पर स्टडी की थी। साथ में उन्होंने कुछ जब कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्रेट का जो सिंथेसिस हो रहा था उसमें भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। Carbon chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compound. We know that carbon atoms are capable of forming long chains by bonding to each other, a property known as catenation. Catenation is one of the reasons uh, why such a large number of carbon compounds are found in nature. Of the compounds known today, almost 96% contain carbon. देखिए
कार्बन केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बन केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि आपका कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको यहाँ पर कार्बन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमको पता है कि कार्बन एटम्स क्या है, वो कैपेबल है लॉन्ग चेन्स फॉर्म करने के लिए। मीन्स आप जितना बड़ा बोलोगे उतना बड़ा क्या हो जाता है, उसका चेन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये क्या है, आपका एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन कहा जाता है। कैटेनेशन ही एक रीजन है कि बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स हमको नेचर में देखने को मिल सकते हैं। लगभग हम जो भी कंपाउंड्स देखते हैं उसमें से 96% जो है वो आपका कार्बन कंटेन करता है। We know that the compounds that contain only hydrogen and carbon are known as hydrocarbon. If all four valency of carbon in any compound are satisfied through single bonds, the compound is called alkaline and is a saturated hydrocarbon. If they are satisfied enough double or triple bonds, then compounds are called alkenes and alkynes रिस्पेक्टिवली एंड आर ऑल्सो नॉन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए क्या होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में किसी एक क्लास में यहाँ पर बताया था कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। क्या कर सकता है कार्बन, वैलेंसी इसकी 4 होती है, मीन्स वो 4 कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डोनेट कर सकता है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, या तो वो कार्बन क्या है एक्सेप्ट कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन या फिर वो डोनेट कर सकता है, तो इसलिए उसकी क्या हो गई, वैलेंसी जो है वो 4 हो गई। अब अब अगर कार्बन जो है वो किसी के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है मीन्स कैटनेशन, मतलब कार्बन है और अब यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के वो हाइड्रोजन के साथ में या कोई भी अलग कंपाउंड के साथ में फॉर्मेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको एल्केन कहेंगे या एल्केन कहेंगे। और साथ में वो क्या होगा, आपका एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मीन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा बाकी सारे कंपाउंड के साथ में या हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर उसको एल्केन कहेंगे। अगर अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसी भी एक कंपोनेंट के साथ में, तो अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको एल्कीन्स कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एल्काइंस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्या होगा, अगर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसको एल्केन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको एल्कीन्स कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको एल्काइंस कहते हैं। In class 9 we studied alkane in some details. Alkanes are designated by the general formula RH. When a hydrogen atom is removed from the alkane from the group, radical formed is referred to as alkyl group and is generally designated by R dash R. For example, when a hydrogen atom is removed from methane CH4, we get methyl CH3, and it is removed from ethane, we get ethyl C2H5 group. Are these properties of carbon carbon compounds determined by this alkyl group or by some other group? Let us explore. देखिए क्लास 9 पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है वो क्या होता है, आर एच होता है। इसमें जो आर है वो आपका अगर ये आर जो है वो वो कर रहा है आपका, अगर हम जो एल्केन में से कोई एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर बन जाता है, और उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर ये अगर हम एल्केन में से, ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं या फिर उसको आपका आर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे हम मीथेन से, ठीक है, मीथेन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो CH3 बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। उसी तरीके से जब इथेन में हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो C2H5 बनेगा जिसको इथाइल कहते हैं। आर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिटरमाइंड टू बाय दिस एल्काइल ग्रुप और बाय सम अदर, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप
of atoms which when joined to an alkyl group determines the characteristics chemical properties of that carbonic compound. Some functional groups are shown in टेबल 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एल्काइल ग्रुप के साथ में जॉइन होते हैं और फिर एक उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बनिक एटम की वो वहां पर डिफाइन करते हैं. ठीक है, क्या है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि एल्काइल ग्रुप के साथ में जॉइन होते हैं और उस ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज है कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाती है उसी से डिटरमाइन होती हैं. उसी से पता चलता है कि उस कंपाउंड में उस कार्बनिक कंपाउंड में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल में यहाँ पर कुछ कार्बनिक मतलब फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि कार्बनिक कंपाउंड्स में यूज होते हैं. जैसे कि आपका एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है CO. ठीक है, COH. अब एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कहाँ लगेगा, यहाँ इस साइड में आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो लगेगा. उसी तरीके से कीटोन, ये जो दो जगह है वहां पर क्या लगेगा आपका एल्काइल ग्रुप लगेगा. यहाँ पर CO क्या है आपका कीटोन का फॉर्मूला है. उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा. उसी तरीके से हेलो या फिर हेलोजन भी, इसको हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है. यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमाइन, ये सारी जो है वो आपका हेलोजन ग्रुप में आते हैं. तो यहाँ पर Cl हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप लगेगा. Br है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, Br के आगे में एल्काइल ग्रुप लगेगा या फिर इस साइड भी लग सकता है. लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही लगाया जा सकता है. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड CH, C3H7OH, C4H9Cl, CH3CHO, C5H11COH. ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इन सभी का क्या है आपको फंक्शनल ग्रुप निकाल कर बताना है. यहाँ पर बोल रहा है आपको मैक्सिमम जो है वो दे दिया हुआ है, बस आपको इसका नहीं दिया हुआ है. ठीक है, ठीक है, इसका बस आपको नहीं दिया हुआ है, बाकी आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो दे दिया गया है. राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स बाय जॉइनिंग OH फंक्शनल ग्रुप टू इथाइल एंड प्रोपाइल कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको OH फंक्शनल ग्रुप लगाकर इथाइल और प्रोपाइल को बनाना है. फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जो नेम द कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद Br एंड COOH आर एडेड टू मिथाइल ग्रुप्स. अब यहाँ पर COH में और Br में आपको मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करके उसको नाम करना है. You must have heard about caustic soda. The chemical formula of caustic soda is NaOH, which means that sodium is joined to OH group. Let us see another compound where OH is present. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर. हम लोगों ने सभी ने कास्टिक सोडा के बारे में सुना है. कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका NaOH. इसका मतलब यह है कि सोडियम जो है वो क्या है OH ग्रुप से ज्वाइन हो रहा है. ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप से ज्वाइन होता है, उसके बाद में वो NaOH फॉर्म करता है. अब यहाँ पर OH और कौन कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है वो देख रहे हैं. इन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन CH4 is replaced by OH group. Then we get methyl alcohol. Now we know two compounds where the OH group is present. These are NaOH and CH3OH. ठीक है, एक हाइड्रोजन जब मीथेन से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस करके उसमें OH ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल होगा. ये जो OH ग्रुप है वो आपका क्या है अल्कोहल ग्रुप कहलाता है. ठीक है, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप कहलाता है. जो मिथाइल अल्कोहल फिर जब मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया दो कंपाउंड्स हमको मिल गए जो कि जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि आपका क्या हो गया NaOH और CH3OH. अब देखिए फिर क्या बोल रहा है. Draw the electron dot structures of the two compounds given below. What is the type of bond joining Na plus and OH in NaOH and that between CH3 and OH? We looked at the structural difference between NaOH and CH3OH. Let us now understand the nature of the two compounds through an activity. ठीक है, यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको बोला गया है.
उसके बाद में दोनों की स्ट्रक्चर्स को देखकर यहाँ पर हम उसको समझेंगे। इसके पहले यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बोला है आपको 2 बीकर लेना है या फिर ग्लासेस लेने हैं, उसमें 5 ml वाटर लेना है पहले बीकर में और दूसरे में लेना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। अब 5 ml मिथाइल अल्कोहल लेना है सेकेंड बीकर पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट बीकर में आपको 5 ml वाटर लेना है और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट डालना है। सेकेंड बीकर में आपको मिथाइल अल्कोहल लेना है। नेक्स्ट है टेक द, उसके बाद में जो सॉल्यूशंस हैं उनको 2 बीकर में, मतलब उसमें दोनों बीकर्स में जो सॉल्यूशन है उसको लिटमस पेपर्स में देखना है और यूनिवर्सल लिटमस पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखना है और उसके बाद फिर जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको आपको फिल करना है। From our observations in activity 1 and our understanding of the nature of chemical bond, ionic bond in sodium hydroxide and covalent bond in methyl alcohol, we can see that both the compounds have an OH group, but their natures are different. NaOH has hydroxide ion, OH minus ion, and CH3OH was hydroxyl group OH. Since methyl alcohol is a carbonic compound, therefore OH acts as a functional group. Therefore, the nature of the two substances are dependent on the root group to which OH is attached. देखिए क्या बोल रहा है, अगर जब हम ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी 1 में जो टेबल दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो केमिकल बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में लगा है और कोवेलेंट बॉन्ड जो कि मिथाइल अल्कोहल में लगा है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जब हम दोनों में हम क्या देख रहे हैं, OH ग्रुप देख रहे हैं और लेकिन उनके जो नाम है वो क्या है, डिफरेंट है। NaOH को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, OH माइनस आयन होता है। वहीं पर CH3OH को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि उसमें मिथाइल अल्कोहल क्या है, ऐड है कार्बोनिक कंपाउंड के साथ में, तो OH जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के तरीके से एक्ट कर रहा है। वहीं पर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, आपका आयन के तरीके से एक्ट कर रहा है। इसीलिए दोनों की जो सब्सटेंसेस की जो नेचर है वो क्या है, अलग अलग है और दोनों के ही जो सब्सटेंस है वो आपका क्या है, OH से अटैच्ड है, उसका जो रूट ग्रुप है उनसे अटैच्ड है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।